बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के दो तरह के खर्चों। गवर्नमेंट खर्चा करती है, आप सब मानते हैं, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो देश चल रहा है। अफगानिस्तान में देख लो कैसे चलता है देश, देखो बिना गवर्नमेंट के, है ना। और मानने वाली उस प्रेसिडेंट की बात है, इतने सालों से राज कर रहा था, जैसे ही तालिबानी आए भाग गया अपना हवाई जहाज पे। ऐसी भी होती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को खर्चा तो करना, गवर्नमेंट खर्चा नहीं करेगी तो कुछ कैसे चलेगा। आप मेंटेन करते हो सड़क, गवर्नमेंट, है ना। आप डालते हो नई रेलवे लाइंस, गवर्नमेंट। आप ट्रांसपोर्टेशन की रोज कुछ नई बसेस और ये सब लाते हो, गवर्नमेंट। आपसे पैसे लेती है टिकट के, लेकिन पहले इतना बड़ा खर्चा, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि एक बस ही 70-80 लाख रुपए की। तो आप सोचिए 10 बसेस भी हुई तो कितने की हो गई, 70 लाख इंटू 10 कितने हुए, 7 करोड़ रुपए। और ऐसी कितनी बसेस रोड पे घूम रही। तो गवर्नमेंट को तो बहुत खर्चे करने होती हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स खोलती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस खोलती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डीयू का एक कॉलेज, मैं भी पढ़ाता हूँ, आपको मालूम, एक कॉलेज में 130 स्टाफ है, टीचर्स, ठीक है। नॉन टीचिंग करीबन 100 लोग, जो क्लर्क हो गया, कोई असिस्टेंट हो गया, कोई पियोन हो गया, कोई लाइब्रेरियन हो गया। 200-250 लोग हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी एवरेज 30 से 40 हजार रुपए लगा लीजिए, 100 इंटू 30,000 कर लीजिए महीने की। और टीचिंग स्टाफ की मिनिमम सैलरी लगा लीजिए 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया। सैलरी लगाइए 150 लोगों की, 130 लोगों की, कितनी हो गई, करोड़ों रुपए में एक महीने की सैलरी हो। बाकी तो सब छोड़ ही दीजिए, अभी बिजली, पानी, इंटरनेट मेंटेनेंस, ये सब तो छोड़ दीजिए। अच्छा, अब हमारे इस कॉलेज में 2000 बच्चे भी हैं। बच्चे देते हैं मेरे ख्याल से साल के शायद 10,000 रुपए। महीने के कितने हुए, 1000 लगा लो यार, 2000 इंटू 1000 कितने हुए। सैलरी नहीं निकलेगी उसमें से, इतने खर्चे में से सैलरी नहीं निकलेगी। कौन दे रहा है ये खर्चा, गवर्नमेंट दे रही है। और ऐसे कई कॉलेजेस, कई स्कूल्स, कई हॉस्पिटल्स सरकार चला रही है। हमें लगता है कुछ नहीं कर रही, हमें लगता है सरकार कुछ नहीं कर रही, कहां से आ रहा है पैसा, गवर्नमेंट दे रही है ना। तो गवर्नमेंट खर्चा करती है, एक बात तो आप मान लें कि गवर्नमेंट खर्चा करती है। अब गवर्नमेंट के खर्चों को मैंने 2 टुकड़ों में बांटा। एक, गवर्नमेंट ने जब वो कॉलेज बनाया तब जो खर्चा करा उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, उस कॉलेज बनाने के बाद जो ये हर महीने सैलरी जा रही है, बिजली का बिल, पानी का बिल, इंटरनेट का बिल, ये जो जा रहा है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो खर्चा गवर्नमेंट ने किया और उससे या तो कोई एसेट बन गया या कोई लाइबिलिटी घट गई, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जो खर्चे से ना ही कोई एसेट बढ़ रहा है और ना ही कोई लाइबिलिटी घट रही है, उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस खर्चे से या तो कोई एसेट बढ़ गया या लाइबिलिटी घट गई, एक तो ये निशानी हो गई। दूसरी निशानी कि ये नॉन रेकरिंग है, बार बार नहीं होता, कॉलेज नहीं रोज रोज बनते, सैलरियां तो रोज हर महीने देनी पड़ रही। तो एक निशानी या तो एसेट बढ़ेगा या एसेट घट जाएगा, और दूसरी निशानी कि ये रेकरिंग नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दोनों ही उल्टे हैं, ना ही कोई एसेट बनेगा ना कोई लाइबिलिटी घटेगी, और ये रेकरिंग भी है। जैसे सैलरी दी बेटा, कोई एसेट थोड़ा बढ़ गया या कोई लाइबिलिटी थोड़ा घट गई, मगर कॉलेज बना तो फिर एसेट बढ़ गया। समझ गए। तो अब इसका डिफरेंस देखिए। पहला तो मीनिंग से समझ आ गया बेटा, मीनिंग में हमें ये पता चल गया कि ये जो मैंने अभी डेफिनेशन बोली वही मीनिंग में है। पर्पस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पर्पस होता है फॉर रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो चल रहे हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए कौन से खर्चे किए जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मगर कैपिटल एक्सपेंडिचर किस लिए किए जाते हैं, फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एंड फॉर लोन्स। ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मेरे को 1 सेकंड के लिए इसको बंद करना पड़ेगा, आई विल कम बैक। ये बार बार हैंग हो जाता है।
अच्छा, अगला आ गया बेटा हमारे पास, अगला आ गया नेचर। नटूरे क्या है बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग इन नेचर है, बार बार होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग इन नेचर है, बार बार नहीं होता, वंस इन अ वाइल। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल है सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट। सैलरी दो, पेंशन दो, लोगों को इंटरेस्ट दो, तो ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन की रीपेमेंट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और एक्विजिशन ऑफ एसेट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्लियर हो गया आपको अच्छे से? ये बात समझ में आ गई, क्योंकि बहुत ज्यादा एमसीक्यूज इन पे बनेंगे। ठीक, रिसीट होती है कि हम कहीं कुछ खरीद के आए तो उसने हमें रिसीट दी, पार्किंग वाले ने हमें रिसीट दी। वो एक कॉमेडियन बोल रहा था रिसीट रिसिप्ट होता है, मैं कहता मैं तो रिसिप्ट ही बोलूं। हाँ, रिसिप्टिंग, अभिषेक उपमन्यु। तो रिसीट, एक रिसीट होता है पैसे का आना, कि मैंने रिसीव किया, रिसीव से बना रिसीट, ये वो वाली रिसीट। अब ये रिसीट दो तरह की, एक कैपिटल रिसीट्स और एक रेवेन्यू रिसीट्स। जो रिसीट्स बार बार आ रही हैं दे आर रेवेन्यू रिसीट्स, और जो कभी कभार आ रही हैं दे आर कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा चंद्रा जो है किसी अमीर आदमी से शादी, हर महीने इसको 1 लाख रुपए देता था, जा शॉपिंग कर। मैं कह रहा हूं दुनिया बड़ी हसीन, हर महीने 1 लाख रुपए आ रहा है। इसने उसकी सुपारी दी और बंदा मरवा दिया। जो 10-20 करोड़ रुपए जो उसके पास थे वो आ गए सारे। दैट इज अ कैपिटल रिसीट। क्या कहते हैं उसको? कैपिटल रिसीट, राइट। पाटिल के नाम पर पापा ने एक दुकान खरीदी और दे दी। पाटिल ने वो दुकान किराए पे दे दी, अब इसको हर महीने किराया आ रहा है, दैट इज अ रेवेन्यू रिसीट्स। अब अगर आपको मालूम है पाटिल को शराब, जुआ, ये सब, इस चक्कर में वो दुकान बिक गई। ठीक है, अब वो दुकान जो बिक गई दैट इज अ कैपिटल रिसीट। जो बार बार आ रहा था दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स। अब सरकार के साथ भी ऐसा होता है, सरकार को ऐसी कई रिसीट्स होती हैं जो बार बार आती हैं। सरकार आपसे टैक्स कलेक्ट करती है, जीएसटी कलेक्ट करती है, इनकम टैक्स कलेक्ट करती है, वैट कलेक्ट करती है, सर्विस टैक्स कलेक्ट करती है, एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करती है, सरकार आपसे लाइसेंस फीस कलेक्ट करती है, सरकार आपसे पेनल्टीज कलेक्ट करती है। सरकार बहुत सारे तरीके से आपसे सोर्सेज से टैक्स कलेक्ट करती है, और ये सारी पेनल्टीज, टैक्सेस, ये सब रेवेन्यू रिसीट्स हैं। सरकार गुड्स एंड सर्विसेज बेचती है, सरकार आपको पेट्रोल बेचती है, सरकार आपको बिजली बेचती है, सरकार आपको पानी बेचती है, सरकार आपको ट्रांसपोर्टेशन बेचती है कि नहीं बेचती? पोस्टल सर्विसेज बेचती है। तो सरकार जो ये सारी चीजें बेचकर बार बार रिसीट कर रही है दैट इज अ रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट से ना ही कोई एसेट घटेगा ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ेगी सरकार की। कैपिटल रिसीट से या तो कोई एसेट घट जाएगा, उल्टा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का उल्टा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट बन रहा था, इसमें एसेट गिर रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटल रिसीट कौन सी रिसीट है? जिससे या तो कोई एसेट कम हो जाएगा या फिर लायबिलिटी बढ़ जाएगी। या तो कंपनी ने, सरकार ने अपनी कोई कंपनी बेच दी, सरकार ने कोई अपना एसेट बेच दिया, प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, किसी को भी बेच दिया, तो वहां से जो पैसा आया दैट इज द कैपिटल रिसीट। और सरकार ने या तो फिर कोई लोन ले लिया, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, किसी कंट्री से लोन ले लिया, दैट इज द कैपिटल रिसीट। वंस इन अ वाइल हो रहा है, बार बार नहीं हो रहा, नॉन रेकरिंग। तो सरकार की ऐसी रिसीट जिससे या तो एसेट गिर रहा है, सरकार का घट रहा है, या फिर सरकार की लायबिलिटी बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल रिसीट। और ऐसी रिसीट जिससे ना ही कोई एसेट घट रहा है और ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, दैट इज अ रेवेन्यू रिसीट। फिर वही एक और डिफरेंस जो उनका है, कैपिटल रिसीट्स इज नॉन रेकरिंग, बार बार नहीं होती, और रेवेन्यू रिसीट्स आर रेकरिंग, जो बार बार हो रही है। इज दैट ओके? गेटिंग माय पॉइंट? आप बात समझ में आ रही है बच्चे? अगला क्वेश्चन लिखिए। ये फिर हैंग हो गया यार, बड़ा रफड़ है। ऑनलाइन वाले सारे बच्चे चले गए बेटा? आ जाओ बच्चे, सामने आओ। देखो बच्चे,
हमारा सवाल था रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, मोटा मोटा तो समझ आ गया। रेवेन्यू रिसीट्स किसको कहते हैं? जो बार बार हो रहे हैं, और कैपिटल रिसीट जो वंस इन अ वाइल हो रहे हैं। बेटा 2 मिनट रुक जाओ, मैं कुछ कर देता हूं, है ना। कैपिटल, अब इसमें मीनिंग, रेवेन्यू रिसीट्स किसको कहते हैं बच्चे? दे नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट। ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी, ना ही कोई एसेट घटेगा। मगर कैपिटल रिसीट्स में या तो कोई एसेट लायबिलिटी क्रिएट होगी या फिर कोई एसेट रिड्यूस होगा। नेचर रेकरिंग, मतलब बार बार होगा। ये नॉन रेकरिंग, क्योंकि ये बार बार नहीं होगा। फ्यूचर ऑब्लिगेशन, बेटा फ्यूचर ऑब्लिगेशन किसको कहते हैं? What do we mean by obligation? Responsibility। और obligation किसको कहते हैं बेटा? किसी तरह की लाइबिलिटी, किसी तरह की देनदारी, है ना। हमें ये काम करना पड़ेगा, ये ऑब्लिगेशन है, ये आपकी ऑब्लिगेशन है कि आपको ये करना पड़ेगा। तो फ्यूचर ऑब्लिगेशन, इसमें कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट होती। रेवेन्यू रिसीट्स में कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट होती, मगर इसमें फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है। इसमें देयर इज ऑलवेज, नॉट ऑलवेज बट इन सर्टेन केसेस आपकी फ्यूचर, देखो कैपिटल रिसीट कैसे होती है, या तो कोई एसेट घट जाए तब तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट होती, मगर कोई लायबिलिटी बढ़ाते हो तो ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है, आपको पे करनी पड़ेगी। एग्जांपल, इसमें टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स, इसमें बोरोइंग्स या फिर डिसइन्वेस्टमेंट्स। अर्पित कुमार, व्हाट डू यू मीन बाय डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं बेटा? आर्ची तू बता, ये सोच रहा ऊपर देख के। हाँ सर, अपनी कोई एसेट या शेयर किसी पब्लिक सेक्टर में बेचना। पब्लिक सेक्टर ने बेच दिए, ओके। ऑलराइट ग्रेसी तू बता, डिसइन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट। सर, सेल ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स टू पब्लिक और म्यूचुअल फंड। ऑलराइट, ओके सृष्टि, यू हैव समथिंग एल्स टू से? राघव सैनी, यू हैव? राघव सैनी पर कहते हैं गवर्नमेंट कंपल्सरीली इंपोज करती है, कंपल्सरी इंपोज ना करे तो हम पे करेंगे? मतलब ही नहीं उठता। अभी कंपल्सरी इंपोज करती है तो नहीं हम पे करते, है ना। तो ना करे तो फिर हम कहां से करेंगे? तभी तो चंद्रा के पापा को जाना पड़ता है रेड मारने। कभी सोफे फाड़ रहे होते हैं, है ना, कभी ट्रंक खोल रहे होते हैं, कभी कुछ। अरे बड़ा कुछ फाड़ देते हैं, गद्दे फाड़ देते हैं लोग। देखा नहीं था उस पिक्चर में, वो नी ऊपर बंदूक मारी तो छत में से पैसे गिर रहे थे। तो लोग करते हैं ऐसा। तो यहाँ पर ये बनिए बेटा, सावधान रहिए प्लीज। सो जो टैक्सेस क्या होता है? तो जो पैसा सरकार ने कंपल्सरी इंपोज किया और आपको पे करना पड़ेगा इज नोन एज टैक्सेस। अब टैक्सेस में हमारे पास बेटा 2 तरह के टैक्स हैं देश में, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे बड़ी निशान डायरेक्ट टैक्स, जिसपे चार्ज किया गया है वही पे कर रहा है। अगर मेरी इनकम पे टैक्स लगा है तो मुझे ही पे करना है, और तो कोई पे नहीं कर सकता। इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज किया किसी और पे मैं कर रहा हूं। चार्ज किया था उस होटल वाले पे, जिस होटल पे मैंने खाना खाया, उस होटल वाले ने वो बिल में लगाकर मुझसे ले लिया जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स मैं तो नहीं पे कर रहा ना सरकार को, मैं किसको पे कर रहा हूं? मैं होटल वाले को पे कर रहा हूं, होटल वाला सरकार को पे कर रहा है, इनडायरेक्ट हो गया। लेकिन इनकम टैक्स, मेरी इनकम पे मैं डायरेक्ट टैक्स दूंगा सरकार। मेरा प्रॉपर्टी टैक्स है, मैं डायरेक्ट दूंगा सरकार को। मेरी प्रॉपर्टी, मैं अपनी प्रॉपर्टी पे टैक्स डायरेक्ट सरकार के अकाउंट में जमा करूंगा। तो जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो डायरेक्ट है, मेरे और सरकार के बीच में डायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट टैक्स में मेरे और आपके और मेरे बीच और सरकार के बीच में जो है, बीच में कोई और है जिसको हम पे कर रहे हैं। जैसे आप पिक्चर हॉल गए, पिक्चर हॉल में आपके टिकट के ऊपर जीएसटी लगा हुआ है, आप किसको दे रहे हो जीएसटी? पिक्चर हॉल को। पिक्चर हॉल किसको देगा? गवर्नमेंट। पेट्रोल आप खरीदते हैं तो पेट्रोल पंप को आप टैक्सेस देते हैं, वो टैक्स किसको देगा? सरकार को। आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर कुछ खरीदते हैं, वहां जो चीज खरीदते हैं उस पर जीएसटी लगा है, वो जीएसटी पहले डिपार्टमेंटल को जा रहा है और फिर वहां से सरकार को। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स लगा किसी पे, दिया किसी और ने, यानी इनडायरेक्ट टैक्स की वो टैक्सेस हैं जिनकी बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स की बर्डन में शिफ्ट नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा इनकम टैक्स जो है मारवा तू दे दे इस बार प्लीज, व्हाई विल शी पे? मेरी प्रॉपर्टी का टैक्स है, मैंने आस्था से कहा पे कर दो, आस्था ने कहा आपने प्रॉपर्टी खरीदी क्यों?
सो जो टैक्सेस जिनकी बर्डन में शिफ्ट नहीं कर सकता दे आर डायरेक्ट टैक्सेस, और जिनकी बर्डन में शिफ्ट कर सकता हूं दे आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेटा मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक की? पक्का?